नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि इजराइल ईरान की जंग में अब अमेरिका के कूदने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में छोड़कर कनाडा से वापस वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। ट्रंप ने कहा अब बहुत बड़ा होगा। ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है। ईरान किसी भी वक्त न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है और अमेरिका ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। इसका मतलब साफ है, अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं किया, प्रोग्राम को बंद करने की डील पर साइन नहीं किए, इजराइल पर हमले नहीं रोके, तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से गल्फ में मौजूद हैं। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को भी अमेरिका ने पैसिफिक ओशन से मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल ने साफ साफ कहा कि उसके 3 टारगेट हैं: ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करना, बैलिस्टिक मिसाइल्स की पावर को खत्म करना और ईरान में रिजीम को बदलना। जब तक ये हासिल नहीं हो जाते तब तक जंग नहीं रुकेगी। आज ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री का भी बयान आया, जिसमें कहा गया कि ईरान मजबूत पोजीशन में है। भले अमेरिका इजराइल की मदद करे, लेकिन इस जंग में इजराइल की हार तय है। इन सारी बातों का मतलब यह है कि जंग की आग और भड़केगी। अगर अमेरिका इसमें शामिल हुआ तो तबाही और ज्यादा होगी। इसलिए भारत सरकार ने तेहरान में मौजूद भारतीयों को शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। वहां मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। 110 छात्रों को ईरान से निकालकर आर्मेनिया पहुंचा दिया गया है। ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? ईरान और इजराइल से भारतीयों को निकालना कितना मुश्किल काम है, इसमें कैसे कैसे चैलेंजेस हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद भी करेंगे कि G7 समिट में आज क्या हुआ, G7 कंट्रीज ने ईरान को क्या मैसेज दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, इन सब की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, प्रेसिडेंट ट्रंप का वो बयान जिसने पूरी दुनिया में टेंशन क्रिएट कर दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब वो ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं है। क्या आप इस वक्त ईरानियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो कब से उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे तो कहा था कि डील कर लो, तब उनको डील कर लेना चाहिए था। बमबारी से उनके बम तबाह और बर्बाद हो गए, बहुत से लोग मारे गए हैं, उनको डील कर लेनी चाहिए थी। मैंने उनसे कहा था कि डील कर लो, तो अब मुझे नहीं मालूम, अभी मैं बातचीत करने के बहुत मूड में नहीं हूँ। तुलसी गबार्ड ने मार्च में सीनेट के सामने ये बयान दिया था कि खुफिया एजेंसियों ने ये बताया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। तुलसी ने क्या कहा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब थे। ट्रंप ने बयान एयरफोर्स 1 में उस वक्त दिया जब वो कनाडा में G7 समिट बीच में छोड़कर अमेरिका लौट रहे थे। ट्रंप G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कल ही कनाडा के कैलगरी शहर पहुंचे थे। उन्हें यहां 2 दिन रुकना था, लेकिन कल देर रात समिट की फॉर्मल ओपनिंग से पहले ही डिनर के तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप वापस अमेरिका के लिए निकल गए और रात में ही वॉशिंगटन DC पहुंच गए। अपने स्पेशल प्लेन में रिपोर्टर से ट्रंप ने कहा वो कल सुबह व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होंगे। सिचुएशन रूम में अमेरिकी प्रेसिडेंट के होने का मतलब होता है अमेरिका किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है। इसलिए ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट अटैक करेगा। अमेरिका ईरान के फोर्दो में न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट पर बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। फोर्दो की न्यूक्लियर साइट को ईरान का सबसे सेफ एटमी ठिकाना कहा जाता है। फोर्दो का एनरिचमेंट प्लांट ईरान ने पहाड़ के नीचे बनाया है। यह जमीन से करीब 80 से 100 मीटर नीचे है। जमीन में इतनी गहराई पर किसी टारगेट को तबाह करने के लिए दुनिया में एक ही हथियार को कारगर माना जाता है
और वो है अमेरिका का GBU-57 वेपन। इसे बंकर बस्टर बम कहा जाता है। अमेरिका का बंकर बस्टर बम जमीन में 60 मीटर की गहराई से भी नीचे जाकर टारगेट को तबाह कर सकता है। इजराइल ने पिछले शुक्रवार को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर काउंटर अटैक किए। इसीलिए अब इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका खुद मोर्चा संभाले, मैदान में उतरे, इस जंग में अमेरिका शामिल हो और ईरान के एटमी ठिकानों को बंकर बस्टर बम से तबाह करे, क्योंकि GBU-57 बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास है और इस बम को गिराने की क्षमता भी सिर्फ अमेरिका के पास ही है। अमेरिका का B-2 बम्बर ही इस बम को आसमान से गिराकर टारगेट तक पहुंचा सकता है। As Israel continues its attacks on Iran, there's growing speculation that it may need अब जबकि इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, तो इस बात की अटकलें तेज होती जा रही हैं कि इजराइल को अमेरिका से बात करनी होगी कि क्या अमेरिका के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हो सकता है। इजराइल को अगर ईरान के परमाणु केंद्रों को तबाह करना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। उसको फोर्दो के एनरिचमेंट प्लांट पर बम बरसाने होंगे। फोर्दो का प्लांट ईरान में एक पहाड़ के नीचे जमीन के भीतर बहुत गहराई में है। इस वक्त इजराइल के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो जमीन के भीतर बने ऐसे केंद्र को तबाह कर सके, इसलिए उसको बंकर बस्टर बम के लिए अमेरिका से बात करनी होगी। बंकर बस्टर बम कोई एक बम नहीं, बल्कि ये एक तरह का बम है। ये एक अमेरिकी हथियार है जो 30,000 पाउंड या करीब 13,600 किलो वजन का प्रिसिजन गाइडेड बम है और इसको केवल अमेरिका B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से दागा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ यही एक विमान है जो इतने भारी हथियार को ले जाने की क्षमता रखता है। अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका के विमान से अमेरिका के पायलट एक अमेरिकी बम को ईरान के परमाणु केंद्र पर दागेंगे। इससे आशंका ये पैदा होती है कि अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते रहे हैं कि वो सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। ट्रंप ने खुद को इजराइल को इस तरह की सैन्य सहायता पर कुछ भी कहने से इनकार किया और कहा कि अब तक इजराइल ने उनसे आत्मरक्षा के लिए हथियार मांगे हैं, यानी अभी ये सिर्फ आशंका है कि इस तरह के हथियार की जरूरत पड़ेगी। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में हो रही न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की आज जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि इजराइल के अटैक्स में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर ईरान की सबसे बड़ी नातांज न्यूक्लियर साइट को, जो 2 बड़ी बिल्डिंग्स थी, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान के इस्फॉन की न्यूक्लियर साइट को भी काफी नुकसान हुआ है। इस न्यूक्लियर प्लांट की 4 बड़ी बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई हैं, लेकिन इस नुकसान से ईरान की न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी पर कुछ असर पड़ा है या नहीं, इसके बारे में IAEA की रिपोर्ट कुछ नहीं कहती। इसीलिए जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो अब ईरान से बातचीत के मूड में नहीं है, अब ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह छोड़ना होगा, उससे कम पर बात नहीं हो सकती। असल में पिछले 12 घंटों में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा पहुंचने के कुछ ही घंटों के बाद वापस लौटने का ऐलान कर दिया। कल रात जब कनाडा के कैलगरी में G7 देशों की, यानी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली के नेताओं का ग्रुप फोटोशूट हो रहा था, उस फोटोशूट के तुरंत बाद ट्रंप ने अचानक समिट होस्ट करने के लिए कनाडा को थैंक यू कहा और कहा कि उन्हें जल्दी अमेरिका वापस जाना है। मुझे वापस जाना होगा। मुझे बुलाने के लिए आपका और कनाडा का दिल से धन्यवाद। जहां मैं आया, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, लेकिन मैं ज्यादा रुक नहीं सका क्योंकि मेरा प्लान अब बदल गया है। मुझे जल्द वापस जाना पड़ेगा। हालांकि बाद में जब ट्रंप से सवाल किया गया क्या वो इस युद्ध में इजराइल की मदद करेंगे, तो ट्रंप ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा वो तो बस इतना चाहते हैं कि ईरान के पास एटम बम ना हो। ट्रंप से फिर पूछा गया क्या वो ईरान में खमेनेई की हुकूमत को बदलना चाहते हैं। ट्रंप इस सवाल को भी टाल गए, सिर्फ इतना कहा वो चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर न बने।
ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे। क्या आपको लगता है कि इजरायल ईरान की ओर जो खतरा पैदा हुआ है, इस परमाणु खतरे को संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य सहायता के बिना पूरी तरह से समाप्त कर सकता है? ये किसने कहा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। ये बेमतलब है, कुछ होने वाला है। क्या आप किसी बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट के दौरे पर विचार करेंगे? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक चीज है जिसे टेलीफोन कहा जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात करना हमेशा बेहतर होता है। क्या आप ईरान में शासन परिवर्तन देखना चाहते हैं? मैं ईरान में कोई परमाणु हथियार नहीं देखना चाहता और हम ये सुनिश्चित करने के लिए अपने रास्ते पर हैं। क्योंकि ट्रंप ने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जो बयान दिया, उससे लगा ईरान और इजराइल के बीच जंग खत्म होने वाली है। ट्रंप दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने के लिए ही G7 समिट छोड़कर जल्दी वॉशिंगटन वापस चले गए। मैक्रोन ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जल्द सीज फायर का ऐलान करेंगे और इसके बाद फ्रांस और बाकी देश इस मुद्दे पर फिर से गंभीर बातचीत शुरू करेंगे। Il y a deux choses. La première, le président s'est exprimé il y a quelques minutes. दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ मिनटों पहले ही बताया कि बातचीत चल रही है, जो एक अच्छा संकेत है। और अगर ऐसा है और अगर अमेरिका युद्ध विराम करा देता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी और फ्रांस इसका समर्थन करेगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पर मान जाएंगे। और जब सीज फायर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो घोषणाएं की हैं वो बहुत सकारात्मक हैं और अमेरिका इस मामले में अहम भूमिका अदा करेगा। ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर फ्रांस फिर से गंभीर परिचर्चा के लिए तैयार है। वैसे हमने बातचीत कभी बंद नहीं की। Disponible pour reprendre des discussions sérieuses. लेकिन हैरानी की बात यह कि मैक्रों के सीज फायर वाले बयान को ट्रंप ने फौरन खारिज कर दिया, इसका मजाक उड़ाया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि मैक्रों को बेवजह का क्रेडिट लेने की आदत पड़ गई है। वो कह रहे हैं कि मैं सीज फायर कराने के लिए G7 समिट से जल्दी वापस आया, ये बेकार की बात है। मैक्रों ने यह बात पब्लिसिटी के लिए कही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं किसी और वजह से अमेरिका वापस आया हूं क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और वो सीज फायर से भी बड़ा होगा। ट्रंप ने कहा उन्होंने तेहरान के लोगों को शहर छोड़ने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहते इस युद्ध में बेगुनाह लोगों की जान जाए। मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा हूं, हम सीज फायर से भी बेहतर विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। वो तो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, वो अच्छे आदमी है लेकिन वो अक्सर सही बात नहीं समझ पाते। लेकिन हम सीज फायर नहीं, उससे भी बेहतर विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। आप स्पष्ट करेंगे कि सीज फायर से बेहतर क्या है? खात्मा, वास्तविक तौर पर खात्मा, सीज फायर नहीं, अंत या फिर पूरी तरह से परमाणु कार्यक्रम छोड़ना, वो भी ठीक है। क्या अगले 24 घंटे में यह मुमकिन है? क्यों नहीं, ये यकीनन मुमकिन है। पूरी तरह से छोड़ देना ये तो संभव है। हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वक्त हमारा प्रदर्शन अच्छा है। और देखिए, ईरान के पास परमाणु हथियार किसी कीमत पर नहीं होने चाहिए। जब आपने तेहरान खाली करने की अपील की तो आपका इरादा क्या था? मैं बस यही चाहता हूं कि लोग सुरक्षित रहें और ये तो हमेशा मुमकिन है कि हमले जैसा कुछ हो सकता है। मैं बस यही चाहता हूं कि लोग महफूज रहें। इस समय पूरी दुनिया की नजरें प्रेसिडेंट ट्रंप पर हैं। ट्रंप को फैसला करना है कि वो ईरान के साथ वॉर को खत्म करना चाहते हैं या वॉर ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को एक और मौका देना चाहते हैं या तुरंत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मसलना चाहते हैं? ट्रंप अमेरिकन फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं। उनकी जो टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं है, लेकिन ट्रंप के पास अपना अनुभव बहुत है। वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना अच्छी तरह जानते हैं। तो भी ईरान पर हमला करना एक बहुत बड़ा फैसला होगा। अब तक ट्रंप की पॉलिसी यह रही है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। ट्रंप चाहें तो इजराइल से कहकर सीज फायर करवा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप कनाडा से वापस लौटे, जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए, इससे नहीं लगता कि वो ईरान को एक और चांस देंगे।
प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कह दिया था कि ट्रंप सीज फायर के लिए जा रहे हैं। ट्रंप ने आपने देखा प्रेसिडेंट मैक्रोन का मजाक उड़ा दिया और बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि वो इससे भी बड़ा कुछ करेंगे और किसी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसका मतलब, इसका संकेत बिल्कुल साफ है, ट्रंप ने पूरी तैयारी कर ली है और इजराइल को ट्रंप के फाइनल असॉल्ट का इंतजार है। हालांकि अमेरिका ने इस वक्त मिडिल ईस्ट में अपने 26 वॉरशिप्स तैनात किए हुए हैं। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहले ही मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास मौजूद हैं। अमेरिका ने अपनी पैसिफिक कमांड से कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस निमिट्स को भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। ये सारे कदम ईरान पर बड़े अमेरिकी अटैक की संभावना के संकेत हैं। इसी दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इजराइल में अमेरिकी राजदूत का मैसेज शेयर किया है। इस मैसेज में लिखा है कि ईश्वर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को इसी ऐतिहासिक लम्हे के लिए प्रेसिडेंट बनाया था और उनको ऊपर वाले की आवाज सुनकर फैसला करना चाहिए। इस मैसेज को भी ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। इस दौरान इजराइल ने भी अगले कुछ घंटों में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैनिक ठिकानों पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। हालांकि ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर इजराइल के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। आज इजराइल ने तेहरान में ईरानी सेना के मुख्यालय पर हमला करके ईरान की सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ को मार डाला। 4 दिन पहले जनरल मोहम्मद बगेरी की मौत के बाद जनरल अली शादमानी को ईरान की फौज का नया चीफ बनाया गया था, लेकिन आज इजरायली अटैक में जनरल अली शादमानी भी मारे गए। इसके अलावा इजराइल ने आज तेहरान में ईरान के एक एयरबेस पर अटैक करके उसके 2 F-14 फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। ईरान के पास ये फाइटर प्लेन उस दौर से थे जब वहां इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी। अमेरिकी और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों की वजह से ईरान के पास नए फाइटर जेट्स नहीं हैं। आज इजराइल ने ईरान के तबरेज शहर में एक मिलिट्री टारगेट पर भी बमबारी की। इजराइल अब तक ईरान के 14 ठिकानों पर हमले कर चुका है। आज एक बार फिर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काज ने कहा, तेहरान के लोगों से यह अपील की कि वो रहते वक्त शहर छोड़ दें क्योंकि तेहरान में भारी तबाही होने वाली है। आज हम तेहरान में बहुत अहम ठिकानों पर हमले करने जा रहे हैं और आईडीएफ के प्रवक्ता भी तेहरान के नागरिकों को बताएंगे कि वो शहर खाली कर दें। हम शहर छोड़कर जा रहे लोगों की कतारें देख रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और हमें पता है कि ईरान के लोग किस पर भरोसा करते हैं। वो हम पर भरोसा करते हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि वो अपनी हिफाजत के लिए शहर से बाहर चले जाएं या फिर वो उस तानाशाह की बात मान लें जो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्हें बंधक बनाए हुए है। ईरान के लोग इजराइल पर विश्वास करते हैं और इसलिए वो शहर खाली कर रहे हैं और हम सामरिक ठिकानों, सरकारी इमारतों और तेहरान के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके हमले करते रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी हाथ खड़े करने से इनकार कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई ने कहा, ईरान भी आखिरी दम तक लड़ेगा। ईरान की सेना ने बयान जारी करके कहा कि इजराइल को जंग का अंजाम भुगतना होगा। ईरान के निशाने पर खासतौर से इजराइल की राजधानी तेल अवीव और पोर्ट सिटी हाइफा है। ईरान ने आज इजराइल पर 30 से ज्यादा मिसाइल्स फायर किए। ईरान के हमले की वजह से तेल अवीव में लगातार सायरन बजते रहे। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइल्स टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही। इस वजह से इजराइल के हज़लिया शहर में काफी नुकसान हुआ है। ईरान की एक मिसाइल हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर भी गिरी, वहां आग लग गई। वहीं आज 21 अरब और इस्लामिक मुल्कों ने इजराइल के हमले के खिलाफ बयान जारी करके ईरान को सपोर्ट किया। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, टर्की, ओमान, इजिप्ट, इराक,
पाकिस्तान, लिबिया, बहरीन और जॉर्डन जैसे मुल्क शामिल हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला इस इजराइल को पूरे इलाके के लिए खतरा बता रहे हैं और उन्होंने फौरन सीज फायर की मांग की है। If Israeli bulldozers continue to illegally demolish अगर इसराइल के बुलडोजर फिलिस्तीनियों के घरों को, उनके जैतून के बागों और इमारतों को अवैध रूप से ढहाना जारी रखते हैं तो बहुत जल्दी वो उन चार दीवारियों को भी रौंद डालेंगे जो हमारे नैतिक व्यवहार को परिभाषित करती हैं। और अब इसराइल ने अपने आक्रामक अभियान में ईरान को भी लपेट लिया है, तो ये कहना मुश्किल हो गया है कि इस युद्ध क्षेत्र का अंत कहां जाकर होगा। और मेरे दोस्तों, ये सभी जगह मौजूद लोगों के लिए खतरा है। आखिर में इस संघर्ष को खत्म होना होगा और इसका एकमात्र तार्किक समाधान यही है कि समझौता, शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक दूसरे को मान्यता देने का हो। international law. इजराइल की रेपुटेशन यह है कि आमतौर पर किसी भी जंग में वो अपने दुश्मन को रोक देता है और उसे अपना ज़्यादा नुकसान नहीं करने देता। छोटा मुल्क है लेकिन मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ईरान ने इजराइल का काफ़ी नुकसान किया है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय और सैन्य खुफिया एजेंसी अमान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। तेल अवीव में मिसाइल्स गिराए हैं। ईरानी डिफेंस ने इस बात का मजाक उड़ाया कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम किसी काम का नहीं निकला। लेकिन सच है कि इजराइल ने ईरान के 91% मिसाइल्स को या तो हवा में रोका या फिर मार गिराया। आयरन डोम ने जबरदस्त काम किया। इजरायली फौज ने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर टारगेट करके सधे हुए हमले किए। इजराइल ने फोर्दो और नतांज के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया। इस वक्त तेहरान के आसमान पर इजराइल का कब्जा है। अगर अमेरिका इस वॉर में इजराइल के साथ शामिल हो जाता है तो ईरान को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेस ने अपने जंगी जहाज़ों से ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। और इजराइल में अमेरिका के राजदूत ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है जब उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप को भगवान ने इसी हिस्टोरिकल मूवमेंट के लिए प्रेसिडेंट बनाया था। इसका मतलब है अमेरिका ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। ईरान इजराइल की इस जंग में भारत की सबसे बड़ी चिंता ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा है। ईरान में इस वक्त 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं। इनमें से करीब 1500 स्टूडेंट्स हैं। सरकार सबसे पहले स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर रही है। 110 इंडियन स्टूडेंट्स को ईरान बॉर्डर से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचा दिया गया है। इनमें 90 स्टूडेंट्स कश्मीर के रहने वाले हैं। ये सभी ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। इन्हें कल दिल्ली लाया जाएगा। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने पिछले साल आर्मेनिया के साथ रिश्ते मजबूत किए, आर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट दिए। इसीलिए इस मुश्किल वक्त में आर्मेनिया की सरकार ने भारत का साथ दिया। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए आर्मेनिया ने अपना बॉर्डर खोल दिया है। तेहरान से आर्मेनिया पहुंची मेडिकल स्टूडेंट मुस्कान शबीर ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। कहा कि तेहरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट की हालत बहुत खराब थी। उन्हें इंडियन एम्बेसी ने वहां से निकाला। अब वो सेफ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। Right now, exactly 110 students of India who were in the University of Urmia. इस वक्त तेहरान की उर्मिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 110 स्टूडेंट्स आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में रुके हुए हैं। 2-3 दिन पहले हम बहुत खराब हालत में थे। हमने हवा में उड़ती मिसाइलें देखी। हमारे आसपास धमाके हो रहे थे। रात में भी धमाकों की वजह से हम सो नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं। इंडियन एम्बेसी के लोगों ने हमारे साथ परिवार की तरह बर्ताव किया। मैं भारत में रहने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि वो चिंता ना करें। हालांकि ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे उनकी चिंता जायज़ है, लेकिन भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी भारतीयों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने तेहरान में मौजूद भारतीयों को सलाह दी है कि वो जल्दी से जल्दी तेहरान छोड़कर आसपास के सुरक्षित इलाकों में चले जाएं और मदद के लिए तेहरान में मौजूद इंडियन हाई कमीशन के संपर्क में रहें। विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम बनाया है जो 24 घंटे काम करेगा। विदेश मंत्रालय ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर आपको
टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका कोई जान पहचान का ईरान में है तो वो इन नंबर्स पर फोन करके हेल्प मांग सकता है। अपनी लोकेशन हमारे एम्बेसी को शेयर कर सकते हैं। तेहरान के भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके भारतीयों से अपील की है कि वो अपनी लोकेशन एम्बेसी के साथ शेयर करें। इंडो ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन भी ईरान से भारतीयों को इवैक्यूएट कराने में सरकार की मदद कर रहे हैं। संगठन के प्रेसिडेंट हाकिम रजा ने कहा, ईरान में फंसे लोगों में ज्यादातर मेडिकल और रिलीजियस स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा वो लोग हैं जो धार्मिक यात्रा पर गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन एम्बेसी ज्यादातर लोगों को कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकालकर तेहरान से हटाकर कुम शहर में भेज रही है। इसके बाद सभी भारतीयों को सेफ पैसेज के जरिए ईरान से निकालने का इंतजाम किया जाएगा। अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया का तो अराउंड मोर देन 10,000 वहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं। इन एम्बेसी के थ्रू ही एम्बेसी ही कोऑर्डिनेट करके बसेस वगैरह अरेंज किए जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके लिए सब फिलहाल खुम भेजे हैं सेफ प्लेस के लिए। एयर तो बंद है तो लैंड बॉर्डर्स में से भेजेंगे। चाबहार, बंदर अब्बास या किश उस साइड पे हैं, वो बंदर अब्बास से समंदर के जरिए भी भेज सकते हैं। तबरीज उधर साइड पे उर्मी, वहाँ पे भी थोड़े स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे अर्मानिया या अजरबैजान या तुर्की वहाँ की जगह भेज सकते हैं। इराक भी है बॉर्डर नज़दीक में। अब देखना है इंडियन एम्बेसी से और गवर्नमेंट लेवल में होना है कि कहाँ से एवेकेट करना है। मोर देन 300 to 400 तेहरान में जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उनको से खुम, क्योंकि नज़दीक तेहरान से खुम है तो खुम के लिए भेज दिए हैं। वहाँ पर होटल्स और सर्विस अपार्टमेंट्स का अरेंजमेंट्स भी किया इंडियन एम्बेसी से और वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अब फिलहाल खुम एक सेफेस्ट प्लेस है, वहाँ पर पूरे जाके ज्वाइन हुए हैं। अभी पता नहीं अभी कब तक गवर्नमेंट से राबते में है। जैसे ही हमें ऑर्डर्स मिलेगा तो वहाँ से एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन तेहरान से आ रही तस्वीरें उन लोगों को परेशान कर सकती हैं जिनके परिवार वाले इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। गाजियाबाद के मोहम्मद अली का बेटा रिजवान तेहरान में मेडिकल की पढ़ाई करने गया था। 2 दिन पहले तक उससे बात हो रही थी, लेकिन संडे की शाम से उसका फ़ोन भी बंद है। मोहम्मद अली ने बताया कि उनके बेटे ने किसी दूसरे फ़ोन से कॉल करके बताया कि वो जिस हॉस्टल में था वहाँ पर इजराइल का हमला हुआ, पूरी बिल्डिंग गिर गई। इसलिए उन्हें अपने बेटे की फिक्र है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार उनके बेटे को जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापस लाने का इंतज़ाम करे। 1 नवंबर को उसका पहले एडमिशन हो गया था, फिर 1 नवंबर को वो क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी उसने MBBS में। तो ये तेहरान यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ता है ईरान की। तो जब तक तो माहौल बहुत बढ़िया था और अब तक भी पीछे, लेकिन 4 दिन से बहुत ख़तरनाक स्थिति हुई कि जब बच्चे के सरों के ऊपर से मिसाइल और ड्रोन वगैरह ये उड़ रहे थे तो बच्चे घबरा रहे थे। हमारा जुलाई की 30 तारीख का उसका रिटर्न का टिकट था वापसी इंडिया आने के लिए, लेकिन वो इसके बीच में जंग लग गई और जब जंग लगी तो बच्चा हमारा उसमें गिर गया। इसके बाद भी हम अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे और ये आग्रह हमारा ये, और हर सूरत से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं उनसे कि हमारे बच्चों को सकुशल भारत पहुँचा दिया जाए। लखनऊ के रजा अब्बास को भी अपनी बेटी के परिवार की चिंता है। रजा अब्बास की बेटी, दामाद और उनके बच्चे लखनऊ से 40 लोगों के ग्रुप के साथ ईरान में एक धार्मिक यात्रा पर गए थे। रात की बात है कि सारे लोग ईरान के कुम शहर में हैं, जो फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं आता। रजा अब्बास ने कहा कि दिक्कत यह है कि इन लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। जो बुजुर्ग साथ गए हैं उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं। होटल से ये लोग चेकआउट कर चुके हैं। अब बेगाने देश में पूरा परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे सरवाइव करेगा। रजा अब्बास ने कहा, अब सरकार से उम्मीद है और उन्हें पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार कुछ करेगी। मेरी बड़ी बेटी है, दामाद हैं, उसकी बेटी है और उनकी सास हैं और 40 लोग और हैं काफिले के साथ में। हालात ये हैं कि बस से कहाँ कुंभ सिटी में तो इतना नहीं गड़बड़ है, मगर ये कि होटल के अंदर ये लोग रुकते हैं, बाहर नहीं निकलते। घबराए हुए हैं सब बच्चे थे, सब लोग कि वहाँ से निकले, चले अपने वतन चले। पैसे की परेशानी है, दवाइयाँ नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चे छोटे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। ये सब परेशानी की वजह से दिल परेशान है। दुआ करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसको बच्चों को लाए
बहुत कम हो पा रही, कभी कभी लग जाता है, 2-2 दिन नहीं लग पाता, मैसेज से बात हो पा रही। तो अब होटल खाली कराए जा रहे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। एक तरफ भारत सरकार ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने में लगी है, दूसरी तरफ इजराइल में भी बड़ी संख्या में भारतीय हैं, लेकिन नेतन्याहू की सरकार ने जंग के बीच फंसे इंडियंस की सुरक्षा का भरोसा दिया है। जो लोग वापस लौटना चाहते हैं उन्हें सेफ पैसे देने की पेशकश की है। भारत में इजराइल के एम्बेसडर रोवेन अजार ने कहा कि इजराइल की सरकार विदेश मंत्रालय के साथ लगातार कांटेक्ट में है। जो भी भारतीय इजराइल से निकलना चाहता है उसे समंदर या जमीन के रास्ते बाहर निकाला जाएगा। हम विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय से काम कर रहे हैं। जब भारतीयों को निकालने की बात आती है तो हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जरिए इंतजाम शुरू कर रहे हैं। जो डिप्लोमेट्स और विदेशी नागरिक निकलना चाहते हैं उनके लिए जमीन और समुद्री रास्ते के विकल्प खुले हैं और हम उसे लेकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ईरान में हमारे जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ईरान की सरकार का रवैया इजराइल जैसा नहीं है। लेकिन इस तरह के हालात पहले कई बार सामने आए हैं। अफगानिस्तान वॉर के वक्त बड़ी संख्या में भारतीय मुसीबत में थे। यमन में इंडियंस फंसे हुए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव किया था, मंत्रियों के साथ स्पेशल प्लेन भेजे थे और सारे भारतीयों को सुरक्षित वापस लेकर आए थे। इसलिए भरोसा करना चाहिए कि ईरान और इजराइल में फंसे सभी भारतीय सुरक्षित वापस लौट आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल कनाडा पहुंचने से पहले साइप्रस में ही ईरान इजराइल वॉर पर भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया था। मोदी ने कहा था यह वक्त युद्ध का नहीं है, सारे मसलों का हल बातचीत से ही निकलेगा। आज मोदी G7 समिट के दौरान अलग अलग देशों के नेताओं से मिडिल ईस्ट में पैदा हुए टेंशन पर बात करेंगे। इस बीच G7 देशों ने बयान जारी करके मिडिल ईस्ट में टेंशन कम करने की अपील की है। दुनिया के 7 बड़े देशों का सम्मेलन कनाडा में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में स्पेशल इनवाइटी के तौर पर पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं के साथ आउटरीच समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का कई ऐसे देशों के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग्स का प्लान है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री का G7 समिट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भारत को दुनिया के प्रभावशाली देशों के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। G7 are no longer the 7 largest economies in the world because India and China are there and should be part of the G7 by that logic. But still, they're very influential countries. They have very good coordination amongst them, and for our Prime Minister to have an opportunity to talk to them and to have a role with them and to let his concerns be shared with them is always very important. There's nothing that we need to worry about that. I'm sure that while the Prime Minister is there, very important conversations will take place. शशि थरूर की बात सही है, G7 में भारत और चीन होने चाहिए। वैसे कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसे G8 होना चाहिए, इसमें रशिया की प्रेजेंस नहीं है, रशिया को इससे बाहर करके गलती हुई है, उसे दुरुस्त करना चाहिए। फिर ट्रंप से रिपोर्टर ने पूछा रशिया होगा तो चाइना क्यों नहीं, तो ट्रंप ने कहा ये G8 हो या G10 हो, चाइना भी उसमें शामिल हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना किसी की सुनता नहीं। मोटे तौर पर यह बात तय है कि G7 दुनिया का इन्फ्लुएंशियल संगठन है, बड़ी इकोनॉमिक पावर्स का संगठन है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। इसलिए अगर इस संगठन में भारत भी मेंबर हो तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पड़ोसी देश की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे हुए हैं। मुनीर का ये अमेरिका दौरा 5 दिन का है। पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि आसिम मुनीर को अमेरिका ने अपनी सेना की परेड में गेस्ट के तौर पर बुलाया है। हालांकि बाद में यह दावा झूठा निकला। पता लगा कि जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में बिन बुलाए मेहमान हैं, तो पाकिस्तान ने नया बहाना बनाया। अब पाकिस्तान ने कहा कि आसिम मुनीर
बायलैटरल विजिट पर अमेरिका पहुंचे हैं। इस दौरे में जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने पर काम करेंगे। हालांकि वॉशिंगटन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बड़े अफसर या किसी मिनिस्टर से नहीं हुई। तो जनरल मुनीर ने अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों को एड्रेस किया, लेकिन यहां पहुंचते ही आसिम मुनीर का सामना मुसीबतों से हुआ। जब आसिम मुनीर वाशिंगटन के एक होटल में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को एड्रेस करने पहुंचे तो उनके खिलाफ नारे लगे, विरोध हुआ। होटल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जनरल मुनीर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मुनीर की गाड़ी पोर्टिको में पहुंची तो लोगों ने मुनीर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। मुनीर को हत्यारा, डरपोक और गीदड़ कहा। प्रोटेस्ट करने वालों ने आसिम मुनीर के ऊपर मास मर्डर का मुकदमा चलाने की मांग की है। Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका में अपनी फजीयत करा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में वहां के सांसद ही शहबाज शरीफ की हुकूमत का मजाक उड़ा रहे हैं। आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बजट पर चर्चा हो रही थी। इस चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने पाकिस्तान की तुलना उत्तर प्रदेश से की। नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, शहबाज हुकूमत ऐसा बजट लाई है जो भारत तो दूर यूपी के मुकाबले में भी नहीं ठहरता। बैरिस्टर गौहर ने कहा, शहबाज भारत से कंपटीशन की बात करते हैं, पहले पाकिस्तान योगी के यूपी के बराबरी तो कर ले, फिर भारत से निपटने की बात करे। बैरिस्टर गौहर खान ने पाकिस्तान को सरेआम एक्सपोज करके रख दिया। पाकिस्तान कैसे भारत से मुकाबले की बात सोच सकता है? लेकिन जनरल मुनीर हैं, वो जीत के बड़े बड़े दावे करते हैं। उन्होंने जश्न मनाया, फील्ड मार्शल बन गए। फिर ये फैला दिया कि ट्रंप ने उन्हें अमेरिका की 250th एनिवर्सरी परेड में बुलाया। लेकिन अब मुनीर के झूठ एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। जब परेड चल रही थी तो वो अपने होटल के कमरे में दुबके हुए थे। दुनिया को यह भी पता चल गया कि जनरल मुनीर ने यह बात छुपाई थी कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को इतना नुकसान पहुंचाया कि अभी तक उनका रिपेयर का काम पूरा नहीं हो पाया। मुनीर का यह झूठ भी एक्सपोज हुआ कि उसने भारत के 6 फाइटर प्लेन्स मार गिराए थे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तानी फौज के हर दावे को गलत बताया। इसीलिए जनरल मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों में बहुत नाराजगी है और वॉशिंगटन में मुनीर के साथ जो हुआ वो इसी फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद सरकार की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। अब एयर इंडिया के सभी बोइंग विमानों की टेक ऑफ से पहले कंप्लीट जांच की जा रही है। इसका असर यह हो रहा है कि आज ही एयर इंडिया को अपनी 6 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। बड़ी बात है कि विमान हादसे के बाद कल ही अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट दोबारा शुरू की गई थी, लेकिन आज इस फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जाने वाली फ्लाइट का नंबर AI-171 से बदलकर AI-159 कर दिया गया। आज इस फ्लाइट को दोपहर 1 बजे टेक ऑफ करना था। पहले पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया गया कि फ्लाइट 2 घंटे डिले है। इसके बाद जब पैसेंजर्स एयरपोर्ट पहुंचे, चेक इन करने लगे, उस वक्त इस फ्लाइट के कैंसिल होने की इंफॉर्मेशन दी गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद एयर इंडिया के स्टाफ ने पैसेंजर्स को बताया कि टेक्निकल ग्लिच है, इस कारण फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। लेकिन बाद में एयर इंडिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा, फ्लाइट कैंसिल करने की वजह कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, बल्कि प्लेन का अवेलेबल न होना था। एयर इंडिया के मुताबिक ईरान इजराइल वॉर के कारण एयर स्पेस की रेस्ट्रिक्शन और विमान की एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी चेक्स की वजह से प्लेन के टर्न अराउंड में ज्यादा वक्त लग रहा है। इसलिए अहमदाबाद से गेटविक एयरपोर्ट रूट के लिए प्लेन अवेलेबल नहीं था, इसलिए अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। हालांकि अचानक लिए गए इस फैसले से पैसेंजर्स में नाराजगी है। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने कहा, प्लेन अवेलेबल नहीं है। एयर इंडिया को यह पहले से पता होगा, फिर पैसेंजर्स को अंधेरे में क्यों रखा गया? एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही लोगों को जानकारी क्यों दी गई? अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की?
वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीजन होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का। और सुबह में निकले थे बखरा बारिश में, यहाँ पहला मैसेज आया हमारे में कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा। 1 बजे का नहीं, मेरी लड़की जा रहे हैं, 1 बजे के बसे 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ। वजह कुछ नहीं बता रहे। वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। हमको वातावरण इंक्वायरी के लिए हमने पूछा, हमको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या करने का। इंक्वायरी का पूछा कहाँ जाने का, तो क्या 1 नंबर पे जाओ आप। हम 1 नंबर पे गए पूछने के लिए को यहाँ क्यों इंटरनेशनल में इंक्वायरी करने की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये इतना हैरान हो रहा है। कल 6-7 हज़ार रुपये खर्च करके आया है और कल का खर्चा हुआ, कल भी कंफर्म नहीं है उसका। ये जनावर समझ रखा है सब पब्लिक ने, एयरपोर्ट वाला ने। सब परेशान है यहाँ पे, जितने भी है सब परेशान है। मेरा बच्चा भी परेशान है, सब परेशान है। अभी हम चेक कितने दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, फिर भी अभी हमको वापस जाना पड़ेगा। और कल सुबह 8 बजे या 9 बजे उसको बोला है कि 9 बजे से पहले आ जाना है। अभी कल भी फाइनल नहीं है, फिर भी 9 बजे हमको आने को बोला है। कोई सूरत से आया, कोई भावनगर से, कोई राजकोट से, कोई दूर दूर से लोग अहमदाबाद आए, फ्लाइट कैंसिल हो गई। पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो शायद ये लोग ना आते, अपने घर पर रुक जाते। इसी तरह दिल्ली से पेरिस जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 143 को भी कैंसिल किया गया। इस फ्लाइट के मैंडेटरी प्री फ्लाइट चेक्स में कुछ खामियां दिखाई दी, हालांकि उन्हें दूर कर लिया गया। बाद में एयर इंडिया की तरफ से कहा गया कि पेरिस के चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट में नाइट ऑपरेशन रिस्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। इसी तरह पेरिस से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI 142 और लंदन से अमृतसर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 170 को भी कैंसिल कर दिया गया। एयर इंडिया ने दिल्ली से दुबई और बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट को भी आज रद्द किया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 180 को टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोलकाता में लैंडिंग करनी पड़ी। रात को करीब 12:40 पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विमान के इंजन में कुछ गड़बड़ी की इंफॉर्मेशन दी। इस फ्लाइट में 211 यात्री और केबिन क्रू के 15 मेंबर्स थे। रात की बात रही कि लैंडिंग सुरक्षित हो गई, सब यात्री ठीक ठाक हैं। एयर इंडिया ने विमान के मुसाफिरों के खाने पीने ठहरने का इंतजाम भी किया है, हालांकि कुछ यात्री अपने आप अपना इंतजाम करके चले गए हैं। बाकी मुसाफिरों को आज देर रात तक एक्स्ट्रा फ्लाइट के जरिए मुंबई भेजा जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू है, दे आर मैनेजिंग लाइक दैट एंड यू वेट फॉर 15 मिनट्स, हाफ एन आवर एंड दे अनाउंस कि अभी आपको फ्लाइट चेंज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। और आपको दूसरी फ्लाइट करके कनेक्ट करके देंगे। तो टेक्निकली ये कितने बजे हुआ था? कितना टाइम कहाँ पर थे? एयरपोर्ट में। तो कितने बजे? गुड फूड, हॉट, हम लोग को इडली सांभर नाश्ता दिया, ड्राई फ्रूट्स भी दिया, चाय कॉफी भी दिया। आज DGCA ने एयर इंडिया और एयर इंडियन एक्सप्रेस के सेफ्टी कंसर्न्स की जांच को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में DGCA ने एयर इंडिया से विमानों के मेंटेनेंस के कारण उड़ानों में हो रही देरी पर बात की और इस डिले को कम करने को कहा। मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद पिछले 5 दिन में एयर इंडिया की बोइंग 787 की 66 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। आज जिस तरह से 6 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हुई, उससे तो लगता है कि एयर इंडिया भगवान भरोसे चल रही थी। अहमदाबाद के दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद हादसे ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। जब से DGCA ने ड्रीम लाइनर की गहराई से चेकिंग की गाइडलाइंस जारी की हैं, तब से इस प्लेन की खामियां सामने आने लगी हैं। एयर इंडिया के हर ड्रीम लाइनर की फिटनेस पर सवाल उठने लगे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल होने लगी हैं तो हो सकता है कि इसकी वजह कुछ और भी हो, लेकिन पैसेंजर्स के मन में एयर इंडिया के प्रति शक पैदा हुआ है और कई जगह तो ये शक डर में बदल गया है, जो पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर नहीं है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया में धीरेन्द्र शास्त्री एक प्राइवेट बोट में घूमते दिखाई दिए, गुच्ची का चश्मा और महंगे ब्रांड की जैकेट पहने हुए दिखाई दिए तो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। कुछ लोगों ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो पोस्ट करके कमेंट किया कि भक्तों को मोह माया से दूर रहने की सलाह देने वाले बाबा
खुद लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं। इस तरह के कमेंट से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हो गए और उन्होंने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार, कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60 हजार की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला। और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60 हजार की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो। बाबा बागेश्वर के भक्तों के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि YouTube की वीडियो में उनके बारे में क्या कहते हैं। वो प्राइवेट बोट में घूमते हैं या फिर महंगे ब्रांड की जैकेट पहनते हैं। लोग तो बाबा बागेश्वर से हनुमान जी की कथा सुनने जाते हैं, और कथा कहने का उनका अंदाज निराला है, जिसके लिए दुनिया के हर शहर में उन्हें सुनने के लिए लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब ऐसे सवाल उठते हैं तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उनके जवाब भी अपने ही अंदाज में देते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है।